पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में की गई गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गईं। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। Great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी किया है और कहा है कि भारत पर फतह सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त है। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों पर तसलसल पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे और खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमा इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करेंगे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान उन ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के मौके पर तमाम मुस्लिम अरब रहनुमा वापस जनरल असम्बली में आएंगे। खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने शानदार बॉलिंग की। अबुधाबी में पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। साहबजादा फरहान 4 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 0 पर गए। फखर जबान 13, हुसैन तलत 3 और कप्तान सलमान अली आगा 19 रन बनाकर आउट हुए तो 49 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। शाहीन आफरीदी को प्रमोट किया गया। उन्होंने 2 छक्के लगाए, 19 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 13 गेंदों पर 31 और मोहम्मद नवाज 15 गेंदों पर 25 रन बनाने में कामयाब रहे। फ़हीम अशरफ 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान टीम ने 8 विकेट पर 135 रन बनाए। बांग्लादेश के 136 रन के हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में परवेज हुसैन को 0 पर चलता किया। तौहीद हृदय 5 रन बनाकर शाहीन ही का शिकार बने। पावर प्ले के आखिरी ओवर में हारिस ने सैफ हसन की अहम विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज ने मेहंदी हसन की विकेट ली तो साइम अयूब ने 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर नूरुल हसन और जाकिर अली को पवेलियन भेजा। शमीम हुसैन बांग्लादेशी जीत की आखिरी उम्मीद थे। कप्तान ने शाहीन आफरीदी को ओवर दिया। शाहीन कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरे। शमीम 30 रन बनाकर आउट हो गए। हारिस रऊफ ने 18वें ओवर में तंजीम हसन और तस्कीन अहमद को बोल्ड किया। बांग्लादेशी टीम 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत पहली बार आमने सामने होंगी। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। एशिया कप T20 में सुपर 4 मरहले में बांग्लादेश को हराने और फाइनल में पहुंचने पर दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फाइनल में भारत को भी हराएंगे। आज पाकिस्तान मर के जीता लेकिन हक अदा किया। पाकिस्तान इजी विन फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। हम तो हराते ही फाइनल में है। फाइनल बस इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ने हराना ही पड़ेगा। हमने ये टैक्टिक नोटिस किया, अगर हम बॉलिंग लेंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी है। बहुत अच्छा लग रहा है। बींगा पाकिस्तानी हमारा तो दिल ही अटका हुआ था। फाइनल में कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, सबको खुश किया।
کھیل میں سیاست لانے پر بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو ICC میچ ریفری رچی رچرڈسن کی سرزنش۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر سوریا کمار یادو کو سماعت کے لیے بلایا گیا۔ بھارتی کپتان نے غلطی کا اعتراف کیا۔ ICC نے دونوں اعتراف کے موقف سن کر سماعت مکمل کر لی۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر ICC میچ ریفری رچی رچرڈسن نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو طلب کیا اور 14 ستمبر کو پوسٹ میچ بیان پر وضاحت مانگی۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میچ ریفری نے ان کی سرزنش کی۔ تفصیلی فیصلہ ICC کی جانب سے سنایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB نے سماعت کے دوران سوریا کمار کے خلاف مخالف دلیلوں کے انبار لگا دیے۔ ICC نے دونوں اطراف کے موقف کو سن کر سماعت مکمل کی۔ سوریا کمار کے خلاف مزید کارروائی کا امکان ہے۔ PCB نے ICC کو لکھے خط میں شکایت کی تھی کہ سوریا کمار 14 ستمبر کو میچ کے اختتام پر کھیل میں سیاست لائے، جان بوجھ کر پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کا ذکر کیا۔ سوریا کمار کا بیان براہ راست پاکستان کے خلاف تھا، کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ ICC فری غزہ اور فریڈم از ہیومن رائٹس کے نعروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے۔ سوریا کمار یادو کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو کرکٹ کا میدان سیاسی اکھاڑا بن جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے 13ویں روز بھی بند ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک بند کی گئی ہے۔ موٹر وے کی بحالی اطراف میں پانی کی سطح کم ہونے پر منحصر ہے۔ ضلع بہاولپور میں سیلابی صورتحال میں تو کمی آئی ہے، مگر بدترین سیلاب تباہی کے انمٹ نشانات چھوڑ گیا ہے۔ درجنوں بستیاں ابھی بھی سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ مزید بتا رہے نمائندہ جیو نیوز امین عباسی۔ جی، دریائے ستلج کا سیلاب تو ختم ہو گیا، پانی بھی اترنا شروع ہو گیا، لیکن اپنی تباہ کاریاں جو چھوڑ گیا ہے وہ اب تک جو ہے لوگ نہیں بھولے۔ میں اس وقت خانو والی میں موجود ہوں۔ یہ آپ کو کیمرہ مین دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ گھر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اب تک جو ہے یہ پانی کھڑا ہے گھروں میں۔ لوگ جو ہے مجبور ہیں، جن کے سر سے سایہ چلا گیا ہے، چھت چلی گئی ہے، تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت اب انہوں نے کام کرانا شروع کر دیا ہے۔ اب تک کسی نے کوئی امداد نہیں کی، کسی نے چکر نہیں لگایا۔ ہماری کوئی 50-60 ایکڑ فصل بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہم اپنی مدد سے بنا رہے ہیں قرضہ لے کر، اور کچھ نہیں بچا ہمارے پاس۔ بستی میں سینکڑوں گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوبے اور گھر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لوگ ابھی تک جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور نہ ہی ابھی حکومت کی طرف سے کوئی ان کو امداد ملی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک بار پھر وفاقی حکومت سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کو امداد دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفت کی صورت میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتی ہے۔ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے۔ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کر۔ یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں، مگر صرف بلوچستان میں نہیں، پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے۔ بھارت اس بات کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مالی مدد مخصوص دہشت گردی کے تنظیموں کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں۔ کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ افسوس ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی. روز نئے مشورے آ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ BISP کے ذریعے پیسے دیں. 10,000 سے کسی کا کیا بنے گا؟ ہم سیلاب متاثرین کو 10 لاکھ روپے تک دے رہے ہیں. پنجاب کے اندر تاریخ کا بدترین سیلاب آیا کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو میں ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے. آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے، کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. یہ مشورے آ رہے ہیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے. کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں کھربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے؟ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سولوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا مکالمہ آئیڈیل نہیں ہے. ان کے خیال میں نہ پہلی پریس کانفرنس شاید اس طرح ہونی چاہیے تھی، نہ اس کے جواب کی ضرورت ہونی چاہیے تھی. یہ ہوتا تو بہتر ہوتا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد بہت مضبوط ہے. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ وہ بلال اظہر کیانی کے طرز عمل کو سراہتے ہیں. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے کیے گئے معاہدوں پر عمل نہیں کیا. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کا پشاور میں جلسہ کامیاب ہوگا. بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. یہ آپ تسلیم کریں گے کہ آپ کی سفارتی کامیابیوں پر یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ حاوی ہو گئی ہے؟ یہ اس طرح کا مکالمہ ہونا آئیڈیل نہیں ہے. جو حقیقت ہے میرے خیال سے نہ پہلی پریس کانفرنس شاید اس طرح ہونی چاہیے تھی، نہ اس کے جواب کی ضرورت ہونی چاہیے. چلیں تو میرا خیال ہے یہ ہوتا تو یہ بہتر ہوتا. میرے خیال سے ہمارا اتحاد بہت مضبوط ہے. میں کیانی صاحب کے اس رویے کو سراہتا ہوں. ہمارا الائنس ہے نا، ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی ہم لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں کرائیں. ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوا تھا کہ کسان کے اوپر آپ نے موومنٹ ہی بند کر دی. کم سے کم کسان کا ایسا گلا گھونٹ دیا کہ وہ پنجاب بھیجے، پختونخوا کسی پٹھان بھائی کو بھیجے، کسی سندھی بھائی کو بھیجے، کسی بلوچ بھائی کو بھیجے. کسان کم سے کم اتنا، آپ نے اس پہ بھی پابندی لے. آپ نے ہمارے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے ہیں اس پہ ہم وہ بات کریں نہیں. پشاور میں جلسہ کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس جلسے کی کیا اہمیت ہے؟ 27 کو انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. پیغام جائے گا ایک یونٹی کا. پنجاب سے لوگ آئیں گے، خیبر پختونخوا سندھ کے لوگ آئیں گے، تو قیادت ایک سٹیج کے اوپر ہوگی، قوم نیچے کھڑی ہوگی. جو پشاور میں 27 ستمبر کو جلسہ ہوگا وہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا؟ جلسہ کریں جی، آپ کا حق ہے، آپ جلسہ کریں، مگر میرے لیے ریلیونٹ ہے. اس جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
पेट्रोलियम डिवीज़न ने कौमी असम्बली के कायम कमेटी पेट्रोलियम को बताया कि मुल्क में LNG खपत में कमी की वजह से ये दरामदी गैस ज़रूरत से ज़ायद दस्तियाब है। हुकूमत कतर से दरामदी LNG कार्गोज़ की तादाद कम करके बाकी आइंदा 5 सालों तक मौखर करने के लिए काम कर रही है। कितने LNG कार्गो सालाना मौखर करने हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। कौमी असम्बली कायम कमेटी पेट्रोलियम का मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से कतर से LNG माहदों पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी को बताया गया कि कतर से 2 माहदों के तहत सालाना 108 LNG कार्गोज़ दरामद के माहदे हैं। ज़राए के मुताबिक LNG दरामद में कमी से मुतालिक कतर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की जाएगी। मुल्क में LNG खपत बढ़ाने के लिए घरेलू सार्फिन को LNG दी जाएगी। पाकिस्तान में कैंसर की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। जल्द ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों में कैंसर की तशख़ीस के लिए मुफ्त स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मारूफ आलमी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टीफन फिस्टा ने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी पैथोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। 2 नोबेल इनाम जीतने वाले यूरोप के सबसे बड़े जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर हाइडेलबर्ग के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की डॉक्टर स्टीफन फिस्टा की सरबराही में पाकिस्तान आमद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े अस्पतालों के दौरे किए। उसके बाद वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में पाकिस्तान को बच्चों के कैंसर की तशखीस की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी की फ्राहमी और 1 साल तक कैंसर की मुफ्त स्कैनिंग का वादा कर लिया। For children with brain tumors, बच्चों में कैंसर के 2 ग्रुप्स ब्रेन ट्यूमर्स और सरकोमास की तशखीस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी इस मर्ज के इलाज में काफी मददगार साबित होगी। groups of hard to treat cancers in children. जर्मन वफ्द को पाकिस्तान लाने वाले जर्मनी के मुंतखब रुकने पार्लियामेंट वसीम बट का कहना है कि इन डॉक्टर्स के दौरे से पाकिस्तान में बच्चों में कैंसर की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। हाइडेलबर्ग में ये जो कैंसर रिसर्च सेंटर है वह यूरोप का एक सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर है और वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो हम पाकिस्तान में लेके आए हैं कि वो जो ख़ासकर बच्चों को जो कैंसर होता है उनकी जल्दी डायग्नोस्टिक कैसे और प्रॉपर परफेक्ट डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर फिस्टा जो है ये जो वहाँ का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ के डायरेक्टर हैं और दुनिया में एक जाना नाम है जो इसी लाइन में रिसर्च में काम करते हैं। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कैंसर का महंगा इलाज मरीजों के अलावा हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। कैंसर की बरवक्त तशखीस से अखराजात में खातिर ख्वाह कमी होगी। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुश्तरी होशियार बाश सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स गोशवारा फॉर्म और असासों की मालियत पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। रिटर्न फॉर्म में तब्दीली नहीं की है। असासों की मालियत का इंदराज टैक्स गुजार की स्वाबदीद पर है। आरएस सही काम कर रहा है। लोग टैक्स अदायगी की कौमी जिम्मेदारी 30 सितंबर तक अदा करें। सही है गलत है ये कौन जानने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पोस्ट बस फॉरवर्ड कर दी जाती है। आजकल टैक्स रिटर्न जमा कराने के दिन है तो कुछ अनासर इनकम टैक्स फॉर्म में तरमीम की खबरें फैला रहे हैं। FBR ज़राए का मगर कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जुलाई में असासों की मार्केट वैल्यूएशन पर इंदराज की लाजमी शर्त के साथ जारी हुआ था। मार्केट वैल्यू का इंदराज करना टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। फॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में 2023 में एक मिनिमम एसेट टैक्स प्रपोज हुआ तो था। लेट सी हो सकता है कि वो इक्विटी क्रिएट करने के लिए प्रपोज किया गया था। हो सकता है कि शायद ये उसका पहला कदम हो। आने वाले वक्तों में शायद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। टैक्स माहिरीन भी गोशवारा फॉर्म में असासों का इंदराज मार्केट वैल्यू पर करने का मशवरा देते आए हैं। जिनके अगर फ्लैट्स हैं तो उनका होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है और जिनकी अदर देन फ्लैट्स है जिनकी होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 साल से ज़्यादा है, क्योंकि उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू जब वो अपनी रिटर्न में फिल इन करेंगे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जो एक लकूना था लॉ में जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियां पेश आती थी लोगों को, वो शायद अब ख़त्म हो जाए। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में असासों की मालियत से
टैक्स वाजिबात का हिसाब नहीं होना है। FBR ज़राए बताते हैं कि जो लोग गोशवारे जमा करा चुके उन्हें असासों की मालियत की वजह से रिटर्न दोबारा फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज का मौजूदा हजम मुल्क के वफाकी तरक्की बजट से भी 66% ज़्यादा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज जुलाई 2025 तक 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। गर्दिशी कर्ज दरअसल है क्या और इसके बढ़ने की वजूहात क्या हैं, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, ये सब जानते हैं इस्लामाबाद से सैफुर रहमान की इस रिपोर्ट में। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज तब जन्म लेता है जब बिजली चोरी, वसूलियों में नाकामी और लाइन लॉसेस में इजाफे के बायस फरोख्त की गई बिजली की पूरी कीमत वसूल नहीं होती। जब बिजली तकसीम कर कंपनियां खरीदी गई बिजली की पूरी कीमत अदा नहीं करती तो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को मुकम्मल अदायगियां नहीं कर पाती और पैदावारी कंपनियां फ्यूल की अदायगियां करने में मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। बिजली की पैदावार से लेकर तकसीम और फ्यूल सप्लाई तक पूरा निजाम माली अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। बिजली पैदावारी कंपनियों को अदायगियों के लिए हुकूमत को बैंकों से सूद पर कर्ज लेना पड़ता है और ये बोझ सार्फिन के कंधों पर ला दिया जाता है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं और बिजली के हर यूनिट के इफ्स 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज की शक्ल में अदा कर रहे हैं। गर्दिशी कर्ज बढ़ने की दीगर वजूहात में माजी में IPPs के साथ किए गए महंगे मुआहदे, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी का बर वक्त जारी न किया जाना भी शामिल है। मौजूदा हुकूमत ने IPPs से मुज़ाकरात किए तो पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी आना शुरू हो गई। गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए से कम होकर 1661 रुपए तक आ चुका है, जिसे अब हुकूमत बैंकों के साथ 1225 अरब रुपए के कर्ज मुआहदों के बाद आइंदा 6 सालों में सिफर पर लाना चाहती है। ताहम इस अरसे में बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट का बोझ बरकरार रहेगा। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन के अलमबरदार शख्सियत करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन की अलमबरदार शख्सियत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग में जुर्रतमंदाना किरदार पर सदर ट्रंप की सताइश भी की। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी से जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात की और इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन की अलमबरदार शख्सियत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। आगे बढ़ते हैं। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियों के बाद देही ज़िंदगी फिर से वापस लौट आई है। नवाही इलाका जनूबी रमाना में रिवायती खेल बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले मुनाकिद किए गए। देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुर्तज़ा चमन की इस रिपोर्ट में। चनियोट के नवाही इलाका रमाना जुनूबी में पंजाब की सकाफत का सबसे मकबूल खेल बैल दौड़ सजाया गया। मुकाबले में पंजाब भर से चमकते दमकते सेहतमंद बैल शरीक हुए। गाँव की गलियां और खेत शायकीन से भर गईं। बैलों की रफ्तार और दौड़ का जोश माहौल को तालियों और नारों से गूंजता रहा। असी तनी नस्ल दांद रखते हैं, उन्होंने तो काफी मेहनत करते हैं, उन्होंने घोड़े बादाम निसरी दूध वगैरह पींदे हैं, उस तो बाद उन्होंने बजेंदे हैं, लोग आन के एंजॉय करते। मैदान में शफकत सगल के बैल हीरा और बादशाह ने सबको पीछे छोड़ते हुए मैदान मार लिया। फाते सवार को ट्रॉफी, कैश और इनामात दिए गए। देही जिंदगी की धड़कन समझी जाने वाली ये बैल दौड़ न सिर्फ पंजाब की सकाफत को जिंदा रखे हुए है बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशियां भी बखेर रही है। मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चनियोट।